हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। और अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड करी है तो प्लीज जाके पहले उस फर्स्ट क्लास को अटेंड करिए। वहां से आप बेसिक नॉलेज लीजिए चैप्टर की और उसके बाद आपको आज की क्लास को अटेंड करना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर अब हमें और क्या बताने वाला है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये जाना कि 1950 ऑनवर्ड्स अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ा कि हमारी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो वहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए था, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा और ये जाना कि इंडिया ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो हमें लास्ट क्लास में ये पता चला कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पब्लिक सेक्टर की भी जरूरत थी और हमें प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत थी, तो दोनों को साथ लेकर आए और हमने रास्ता चुना मिक्स्ड इकोनॉमी का। चलो, ये तो हमारा एक काम हो गया कि अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट सिस्टम का सिलेक्शन तो हो चुका था। पर आगे क्या? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये सोचने की जरूरत थी कि अब आगे हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले समस्याओं को जानना बहुत जरूरी था। तो समस्याओं में हमने ये देखा कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है और बैकवर्ड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही पुअर स्टेट में है। फॉरेन ट्रेड कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीजों को ठीक करने की जरूरत थी, पर ठीक करने के लिए भी आपको एक प्लानिंग की जरूरत थी। अगर बिना प्लानिंग के चलेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने क्या हासिल किया। तो यहां पर जरूरत थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो अगला स्टेप हमारी गवर्नमेंट का यही रहा कि उन्होंने की इकोनॉमिक प्लानिंग। अब मैम, ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? बच्चे, प्लानिंग क्या होती है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। क्या होता है प्लान करना? ना आज के टाइम पे अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए प्लान करते हैं, चाहे वो गर्मियों की छुट्टियों में कोई ट्रिप की प्लानिंग हो, चाहे दोस्तों के साथ अगर किसी पास की जगह पर ही घूमने जाना हो तो भी एक प्लानिंग होती है, चाहे घर में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो या कोई एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना हो किसी की शादी के लिए। इन हर एक एक्टिविटी में प्लानिंग इन्वॉल्व है। तो क्या जब आप अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे तो क्या प्लानिंग की जरूरत नहीं थी? प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में पहले से ही सोच कर रखते हो, आपको आगे आने वाले टाइम पे क्या करना है, जब इसके लिए आप आज ही सोच विचार करते हो तो उसे प्लानिंग कहते हैं। हमारी कंट्री ने भी ये सोचा कि हमें जहां तक पहुंचना है, मैं चाहती हूं कि मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर सेल्फ रिलायंट हो जाए, यानी कि आज हम फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्री पे अगर डिपेंड हो रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड। तो ये मेरा एक गोल है। अब इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी कुछ प्लानिंग। तो इसीलिए हमने भी ऐसे कुछ गोल्स सेट किए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे देश ने करी इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आई होप आपको प्लानिंग का मतलब तो समझ आ चुका होगा कि प्लानिंग क्या होती है, जब हम फ्यूचर के बारे में पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें क्या करना है। अब जब यही प्लानिंग पूरी इकोनॉमी के लिए हो रही थी तो इसीलिए इसको कहा गया इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप था हमारी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट करना। तो चलिए जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। So economic planning means a process in which a central authority, अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी प्लानिंग करके बैठ जाएगा, हम और आप देश के लिए प्लानिंग कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई हमारी कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी को कि आप करेंगे प्लान और क्या करेंगे? यू विल डिफाइन अ सेट ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइन करती है कुछ सेट ऑफ गोल्स जिसे हमें अचीव करना है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, क्योंकि एक समय सीमा तय होगी तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे। अगर बिना टाइम पीरियड के लिए सोचोगे तो ऐसे तो फिर कभी गोल अचीव नहीं होगा। जब आपको पता है कि इंडेफिनेट टाइम पीरियड है आपके पास तो फिर तो आप चलते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या हासिल किया है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड सेट करना है। कीपिंग इन व्यू द कंट्रीज रिसोर्सेज, ऑब्वियसली कि हमें अपने कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही ये काम करना है। अब सपोज करो ना कि आप एक फंक्शन प्लान कर रहे हो, आपको एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो हमेशा आप अपना बजट देख के ही प्लान करोगे ना। अब आपकी जेब में है 5 लाख रुपए और आप 20 लाख रुपए तक का अरेंजमेंट करने की सोच रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कंट्री भी जब प्लान कर रही थी तो उसने भी इस बात का ध्यान रखा कि हम जो गोल सेट कर रहे हैं, जो हम अचीव करने वाले हैं, कंट्री के रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर ही अचीव करेंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। चलो मैडम, ये तो समझ आ गया है। अब आगे क्या हुआ? तो भाई, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। अब ये बात तो मैंने आपको समझा ही दी है कि अगर हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना था तो प्लान करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैडम, ये प्लान क्या होता है? बच्चे, प्लान कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट शोइंग द डिटेल स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। आपने गोल सेट करा ना कि यार ये चीज हमें हासिल करनी है, हमें आज से 5 साल बाद यहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने माइंड में कुछ स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप कुछ स्कीम सेट करोगे। तो आपने पहले से ही जिस चीज के बारे में लिख कर रख दिया कि यार ये काम हमें करना है आने वाले 5 सालों में, तो उसे ही यहाँ पर प्लान कहा गया। अब क्योंकि देखो कंट्री का काम हो रहा है तो सिर्फ दिमाग में तो रखा नहीं जाएगा, तो इसी चीज को यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है और उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है क्या? प्लान। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको अभी 2 चीजें बताई। क्या? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि प्लान क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गोल्स को सेट करते हैं। प्लान उसी का एक डॉक्यूमेंट है कि आपने जो यहाँ पे सोच विचार किया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कैसे उन गोल्स को अचीव किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। The next one is Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principles of Indian Constitution reflected this outlook। यानी कि हमारा जो IPR 1948 था प्लस हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मींस कि जो लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, जिसमें लोगों के भलाई के बारे में सोचा जाता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो भी यही कहते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ प्लानिंग की जरूरत है, हमें प्लान करना ही पड़ेगा, बिना प्लानिंग के अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो 1950 में द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। अब देखो, प्लान करना था, देश को आगे बढ़ाना था, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी को सौंपनी थी ना। तो यही हुआ कि एक पूरी प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई, यानी कि पूरी एक कमेटी सेटअप हुई 1950 के अंदर, 1950 में, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। और यहां पर हमने उस कमेटी का जो चेयरपर्सन बनाया वो किसको बनाया? प्राइम मिनिस्टर को। क्योंकि यहाँ पर हमने किसको कहा है आपको काम करना है? सेंट्रल अथॉरिटी को। तो भाई सेंट्रल अथॉरिटी हमारी कहां से आएगी? प्राइम मिनिस्टर से ही आएगी। तो हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ही कहा कि आपको चेयरपर्सन बनना होगा इस प्लानिंग कमीशन का और देश को आगे बढ़ाना होगा। अब बताइए मुझे, 1950 में उस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर ही 1950 में, ये डेट याद रखनी है आपको, 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई और उसी के बाद हमने स्टार्ट किए अपने 5 ईयर प्लान्स। वहीं से 5 ईयर प्लान का जो एरा है वो हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने अभी भी बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, प्लान क्या होता है, हमने कब प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई है? 1950 में। किसके साथ हुई है? प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, जिसको हमने क्या बनाया अपने प्लानिंग कमीशन का? चेयरपर्सन। सो बच्चों, अब थोड़ा सा और 5 ईयर प्लान्स को समझते हैं। सो 5 ईयर प्लान, जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कह रहे हैं, 1950 से लेकर 2017 तक हमारे इंडिया के अंदर इसी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो जोर था वो चलता रहा। सो 1950 टू 2017 इंडियन इकोनॉमी वाज प्रिमाइज्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। यानी 1950 से लेकर 2017 तक हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग चलती रही एंड इट वाज डेवलप्ड
एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड बाय। तो ये किसके अंडर हम लोगों ने इस इकोनॉमिक प्लानिंग को किया, किसके अंडर इसको डेवलप किया जा रहा था? एग्जीक्यूट यानी कि इसके ऊपर काम किया जा रहा था, मॉनिटर यानी कि इसके ऊपर देखरेख की जा रही थी, किसके थ्रू? तो हम सभी ने अभी जाना कि 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। तो प्लानिंग कमीशन ने इसके ऊपर काम किया, बट उसका जो टाइम पीरियड था वो कब तक रहा? सिर्फ 1951 से लेकर 2014 तक। उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर आया नीति आयोग, जो कि रहा 2015 से लेकर 2017। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नीति आयोग उसके बाद खत्म हो गया, मैं ये कह रही हूं कि उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग खत्म हो गई। जी हाँ, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया था 1950 के अंदर कि हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, हर 5 साल के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम कहां तक पहुंचे हैं। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी, हमने डिसाइड किया था ना कि हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए गोल सेटअप करेंगे। तो वो हमने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया वो 5 साल डिसाइड किया कि हर 5 साल में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने जो गोल सेटअप किया क्या हम उस गोल तक पहुंच पाए हैं। अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूं तो वो स्टार्ट हुआ था 1951 में और खत्म हुआ 1956 में। उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग यही चाहते थे कि हम लोग अपना पेट भरे, यानी कि सबसे पहले जो खाने की समस्या है कि इवन फूड के लिए तो हमें किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े, तो इसीलिए हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि उसके बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप नहीं हो सकता था, क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स सारा अपने यहाँ पर ले जा चुके थे। तो फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने सबसे पहला जो ध्यान लगाया वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही लगाया था। तो यहाँ पर जो हर एक 5 साल की ये प्लानिंग चल रही थी, ये 1951 से 2017 तक चली, लेकिन एक बार ये प्लानिंग कमीशन के साथ चली 1951 से लेकर 2014 तक, लेकिन 2015 से लेकर 2017 के बीच में इसे नीति आयोग ने आगे बढ़ाया। क्यों हुआ अभी देखते हैं। The first 5 year plan was launched on 1st April 1951। ये डेट आपको याद रखनी है कि पहला 5 year plan कब लॉन्च हुआ था? 1st अप्रैल 1951 को, और खत्म कब हो गया था? 31 मार्च 1956। भाई एंड की डेट आपको इसलिए भी याद रखनी है कि आपको ना ध्यान रहेगा कि टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का है। Then the new government led by the नरेंद्र मोदी elected in 2014। आपको पता होगा कि 2014 में फिर हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसको कहा कि बंद कर दो। ये जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया है उन्होंने कर दिया इसको डिसॉल्व, उसका कर दिया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बंद कर देना। तो उन्होंने कहा कि इस प्लानिंग कमीशन को बंद करो, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक नए सोच विचार के साथ एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो उस नए सोच विचार के साथ एक नया इंस्टीट्यूशन उन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम रखा उन्होंने नीति आयोग, जहां पर नीति को बोला गया द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि बदलते हुए भारत के लिए उन्होंने एक नए सोच विचार के साथ एक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने सेटअप किया। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा कि क्यों 2015 में नीति आयोग आया था, क्योंकि 2014 में प्लानिंग कमीशन को हमने बंद कर दिया था। So the Niti Aayog replaced the Planning Commission in the Modi cabinet and launched the 3-year action plans from 1st April 2017 onwards। और यहाँ पर नीति आयोग भी इस इकोनॉमिक प्लानिंग को, ये जो 5 ईयर की इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही थी उसको सिर्फ 2017 तक ही चलाया उसने। क्यों? क्योंकि 2017 से उन्होंने कहा कि अब ये 5 ईयर प्लानिंग नहीं होगी, बहुत हो चुका है, ये इतने सालों से आप इसको चलाते आ रहे हो और हम देख रहे हैं कि बहुत खास कोई रिजल्ट नहीं है। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि यार क्या किया आपने इस 5 ईयर प्लान में, आप हर साल गोल सेटअप करते हो बट क्या आप उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हो, तो उन्होंने देखा कि कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया है इन सभी चीजों से। तो उन्होंने कहा कि 5 साल का समय नहीं चलेगा, अब चलेगा 3 साल का समय। तो उन्होंने 3 ईयर एक्शन प्लान्स के नाम से इस चीज को आगे बढ़ाया और 5 ईयर प्लान्स को कर दिया गया खत्म। तो इन कुछ सालों में ये जो आप 1951 से लेकर 2017 तक जो ये प्लानिंग चली, इसके बीच में 12 5 ईयर प्लान्स हमारे वर्किंग कंडीशन में थे
और आप कहेंगे कि नहीं मैम 12 से ज्यादा होने चाहिए, बीच बीच में प्लानिंग बहुत बार रुकी भी थी, तो इसलिए इन टोटल में अगर आपको बताऊं तो टोटल 12 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ पर चले थे इस टाइम पीरियड के बीच में। कोई 13th प्लान हमारा फिर उसके बाद नहीं बना, क्योंकि जब एनडीए की गवर्नमेंट आ गई यानी कि मोदी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद उन्होंने 5 ईयर प्लान को खत्म ही कर दिया था और लॉन्च किया था 3 ईयर एक्शन प्लान 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत अब प्लानिंग के बारे में पता चल चुका होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, 1 अप्रैल 1951 को पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ और हर 5 साल की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्लान कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 1956 को। ये जो प्लानिंग चली, ये 2 कमीशंस और 2 इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो उनके अंडर हमने इस प्लानिंग को चलाया। पहला 1951 से लेकर 2014 तक प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स को चलाया। उसके बाद यही काम 2015 से लेकर 2017 तक नीति आयोग ने किया, क्योंकि नीति आयोग को बनाया था हमारी नई गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार ने इस थिंक टैंक को लॉन्च किया था, जहां पर नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2017 से 3 ईयर एक्शन प्लान हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ईयर प्लान के बारे में। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो तो हमने जैसे तैसे चला लिया। अब आपको पता है कि कोई नई नई चीज जब हम शुरुआत करते हैं तो उसको थोड़ा सा सीखने में भी हमें समय लगता है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऐसा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एक्चुअल में जिसे कहते हैं ना प्लानिंग, तो वो प्लानिंग स्टार्ट हुई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान से, यानी कि जो 1956 के बाद जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान बना, वहां से कुछ प्लानिंग जैसा हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था, वो चल रहा था अंडर द मॉडल ऑफ पीसी मेलानोबिस, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है 5 ईयर प्लान्स के अंदर। इनके आइडियाज ने ही कुछ अच्छा करके दिखाया था इन स्टार्टिंग के प्लान्स के अंदर, तो इसीलिए प्रशांत चंद्र मेलानोबिस, जिन्हें आप पीसी मेलानोबिस के नाम से जानते हो, उन्हें ही कहा गया था द आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक प्लानिंग का आर्किटेक्ट कौन है, चंद्र मेलानोबिस, जिनको हम जानते हैं पीसी मेलानोबिस के नाम से। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो उनका नाम था पीसी मेलानोबिस। अगर आपको पूरा उनका नाम भी नहीं पता तो आप पीसी मेलानोबिस भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर 5 ईयर प्लान के अंदर बहुत कुछ अब जान लिया है। अब हमें ये जानना है कि गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या थे। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो हमारे लिए था इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से आने वाले हैं आपके एमसीक्यूज। तो जो भी आपके एमसीक्यूज बनने वाले हैं उसके लिए जो हमने अब तक पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी उन टॉपिक में से बन सकता है, बट अगर मैं हाई मार्किंग क्वेश्चन की बात करूं तो वो हाई मार्किंग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। आपने 5 ईयर प्लान लॉन्च किए, लेकिन उनके पीछे आखिरकार क्या गोल्स थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। तो हमारे यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान्स बने उनके 4 गोल्स थे, और वो 4 गोल्स कौन कौन से थे? सबसे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। चलिए पहला गोल समझते हैं कि ग्रोथ आखिरकार हमें क्या कह रहा है। जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो यहां पर ग्रोथ आप किस सेक्टर में चाहते थे, आपका ग्रोथ से मतलब क्या था, हमें यह समझना था कि आप अपने 5 ईयर प्लान के गोल्स में लिख रहे हो कि आपको ग्रोथ चाहिए, तो वो ग्रोथ कहां चाहिए, सबसे पहले हमें उसी बात को समझना होगा। ग्रोथ के लिए वो कह रहे हैं दैट इट रेफर्स टू कंट्रीज कैपेसिटी to produce the output of goods and services within the country। वो कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारी कंट्री की कैपेसिटी कि वो कितना आउटपुट अपनी कंट्री के अंदर जनरेट कर पाएंगे। देखो बेसिकली यहां से हमारा जो मेन मोटिव था वो था पैसे कमाना। भाई अगर आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करोगे तो क्या आप कुछ कमा पाओगे? आप जितना ज्यादा पैसा कमा पाओगे उतने ही ज्यादा आप अपने कंट्री में रहने वाले लोगों की वेलबींग का ध्यान रख पाओगे। आप खुद सोचो इस चीज को एक एग्जांपल से कि अगर आज आपके घर की इनकम 30,000 रुपए है,
तो आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उस 30,000 के अंदर ही उनको गुजारा करना होगा, और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उन 30,000 के अकॉर्डिंग ही होगा। बट कल को अगर वही इनकम बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाए तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा, प्लस आपके घर में रहने वाले हर एक सदस्य का जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी इंप्रूव होगी। यानी कि जितना ज्यादा पैसा एक घर कमाएगा उतना ही फायदा होगा उस घर में रहने वाले लोगों को। तो इसी तरीके से ये कंट्री भी तो हमारे लिए एक घर है, तो जितनी ज्यादा वेल्दी हमारी कंट्री होगी उतने ही वेल्दी होंगे उसके अंदर रहने वाले लोग। तो यहाँ पर उनका मकसद यही था। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे जिससे हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी। अब जीडीपी आई होप आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल इनकम का चैप्टर हम पढ़ के आ चुके हैं। तो जीडीपी क्या है? द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमने ग्रोथ की डेफिनेशन में तो ये समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो अब उनका ग्रोथ से क्या मतलब था उसको इलैबोरेट किया उन्होंने 3 पॉइंट्स के अंदर। उन्होंने कहा द ग्रोथ इंप्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल। अब यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपिटल से मतलब क्या था कि भाई हमारी मशीन्स वगैरह जो हैं हमें उनका स्टॉक इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास मशीनें आएंगी उतनी ही हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ एक फोकस जा रहा था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो मशीन्स वगैरह है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि उसका स्टॉक हमें इंक्रीज करना होगा। और द लार्जर स्टॉक ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। अब यहां सपोर्टिंग सर्विसेज से बात हो रही है आपके सर्विस सेक्टर की, कि हमारा जो ये सर्विस सेक्टर है, भाई देखो आप सामान बना लोगे, आप आउटपुट प्रोड्यूस कर लोगे, बट उसको लोगों तक पहुंचाओगे कैसे? तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, आपको काम करते करते पैसों की भी जरूरत होगी, तो आपको बैंकिंग को भी डेवलप करना होगा, लोगों को इन्फॉर्म करना है प्रोडक्ट के बारे में तो एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत होगी, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, हमें बहुत सारे ट्रेडर्स से बात करनी है तो उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो सर्विसेज है उनको डेवलप करने की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए। और एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। और यही नहीं, हमें इन दोनों की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कम लागत में ज्यादा काम कर देना। यानी कि आपने सामान का इस्तेमाल तो कम किया लेकिन आपको उससे फायदा ज्यादा मिला। तो आपको अपनी मशीनों का इस्तेमाल ऐसे करना है, सर्विसेज का इस्तेमाल ऐसे करना है कि सभी कुछ काम हो तो सही और किफायती दामों पर हो, यानी कि कम से कम कॉस्ट में भी हम बेटर रिजल्ट्स लेकर आए, तभी तो आप उसे ग्रोथ कहोगे। अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा के काम करोगे तो फिर वो ग्रोथ कैसे कहलाएगी? ठीक है, सो अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब अगर आपको अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को चेक करना था तो उसके लिए हम चेक कर रहे थे द स्टडी इंक्रीज इन आवर जीडीपी, कि अगर हमें अपनी जीडीपी बढ़ती हुई दिखी, चाहे वो धीरे धीरे ही बढ़ती हुई दिखी, बट अगर वो बढ़ती हुई दिख रही है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ हो रही है। प्लान का जो पहला गोल था वो यही था कि हमें चाहिए थी ग्रोथ, किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ आउटपुट हमें ग्रोथ चाहिए थी, जिसके अंदर हम कह रहे थे कि प्रोडक्टिव कैपिटल है उसका स्टॉक बढ़े, सपोर्टिंग सर्विसेज का स्टॉक बढ़े, और एट द सेम टाइम हम कह रहे थे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और इसके लिए हम चेक कर रहे थे क्या? अपनी कंट्री की जीडीपी। ठीक है, चलो ग्रोथ का तो पता चल गया। अब मॉडर्नाइजेशन, आप ग्रो कर रहे हो लेकिन अब जरूरत है आपको मॉडर्नाइज करने की। अब जब भी हमारे माइंड में मॉडर्नाइजेशन वर्ड आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स क्या है? कि काम करने का तरीका बदल दो। सिर्फ काम करने का तरीका, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, इनोवेशंस की तरफ जाना, सिर्फ यही मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। यहां पर मॉडर्नाइजेशन से मतलब था कि आपको टेक्नोलॉजी तो अपनानी ही है नहीं, एट द सेम टाइम आपको अपनी सोच भी बदलनी होगी, आपको अपने सोशल आउटलुक में भी कुछ चेंज लाना होगा। सो देखिए जरा, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द चेंजिंग सोशल आउटलुक। आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी को तो बदलना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने सोच विचारों में भी
जो है चेंजेस लाने होंगे। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये दो चीजें आती हैं, पहला है द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा है चेंज इन सोशल आउटलुक। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो ये कहता है अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एंड बेटर वेज, यानी कि आप जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे उठा के फेंक दोगे। आपके पास ऑलरेडी एक मशीन है तो आप उसे उठा के क्या बाहर फेंक दोगे? नहीं, आप उसको अपडेट कर सकते हो और अडॉप्ट कर सकते हो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर कुछ बेहतर तरीके प्रोडक्शन करने के, जिससे सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं इंप्रूव होगी बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगेगी। अब आप एक नई टेक्नोलॉजी से अगर प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो नई टेक्नोलॉजी होगी वो आपको कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा आउटपुट देगी। अब देखो, हम लोग सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं और एक न्यू ब्रांड कार होती है ना, एक नई कार और एक पुरानी कार, कहीं ना कहीं उसमें फर्क होता ही है, क्योंकि जो पुरानी कार है वो बार बार रिपेयरिंग मांगेगी जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। आपने उसको खरीदा तो सस्ता होगा, लेकिन उसकी रिपेयरिंग जब आप बार बार कराते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसकी कॉस्ट को बियर भी करना पड़ेगा, प्लस उसकी वर्किंग एफिशिएंसी स्लो होगी। बट वहीं पर अगर आप एक नई कार खरीद के लेकर आते हो तो पहले साल में उसमें ऐसी कोई खास दिक्कत भी नहीं आती है, प्लस बार बार आपको उसका मेंटेनेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग के कुछ सालों तक वो बहुत बढ़िया चलती है। तो बस यही है कि अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको आपको बार बार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसकी रिपेयरिंग होती रहेगी। वहीं पे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं वो अच्छे, यानी कि जो न्यू सीड्स आ रहे हैं आजकल, हमारे अच्छी वेराइटीज वाले सीड्स आ रहे हैं, वो इस्तेमाल करें, प्रोड्यूसर्स नई मशीनें इस्तेमाल करें फैक्ट्रीज के अंदर। तो ये सब बारे में उन्होंने बात बोली। नेक्स्ट, चेंज इन सोशल आउटलुक। कहा गया दैट इट इंक्लूड्स द इश्यूज लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा। अब सोशल आउटलुक की जब बात होती है तो यानी कि सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, और सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर विमेन्स के लिए ये सोचा जाता था सिर्फ घर में काम करने के लिए होती है और उसको विमेन्स किसी भी तरीके से इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। तो बस इसी सोच विचार को हमें बदलना था कि आपको विमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देना होगा कि भाई उनको भी कुछ पावर देनी होगी, इक्वल राइट्स देने होंगे जैसे कि मेन है। उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी तो कह ही रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी में यही बात बोली गई कि एजुकेशन हो चाहे कहीं पे काम करने की बात हो, मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो हमें अपने वुमेन के टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करना होगा वर्क प्लेस में, और इसी का रिजल्ट है कि आज अगर आप देखें तो ऐसा कोई भी एरिया यानी ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो हमारी वुमेन नहीं कर सकती हैं। वो हर एरिया के अंदर आगे बढ़ रही हैं और अपने टैलेंट को शोकेस कर रही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि भैया सोच बदलने की जरूरत है। ये मत सोचो कि यार ये जो औरतें हैं ये सिर्फ घर बैठकर काम ही करने के लिए बनी हैं, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और आपके काम में भी हाथ बटा सकती हैं, और देश की प्रोडक्टिविटी, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। और इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज हम लोगों के सामने हैं। ठीक है, सो अभी हमने सिर्फ दो ही गोल्स के बारे में डिस्कस किया है, जहां पर एक ग्रोथ के बारे में कहता है और दूसरा कहता है मॉडर्नाइजेशन के बारे में। अब हमारा थर्ड जो गोल था वो था सेल्फ रिलायंस। हमने ग्रोथ के बारे में बात करी, हमने मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करी, बट हमारा जो तीसरा गोल है वो कहता है कि हमें बनना था आत्मनिर्भर। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पर हम बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं थे। और पता है किस एरिया में आत्मनिर्भर नहीं थे? फूड ग्रेन्स। और इसके पीछे हमारे ब्रिटिशर्स ही थे, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ के फार्मर्स को बहला फुसला के फूड क्रॉप्स की जगह पर कैश क्रॉप्स ग्रो करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स की कमी हो गई थी। एटलीस्ट अगर मैं बोलूं तो जो विलेज साइड है वहां पर तो जरूर हो गई थी। तो ऐसे में ये जरूरत थी कि भाई हम लोगों को फूड ग्रेन्स अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस करना होगा, और एटलीस्ट फूड के लिए हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस चीज को हम अपने यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उन सब चीजों का इंपोर्ट दूसरी कंट्रीज से नहीं किया करेंगे। यानी कि सेल्फ रिलायंस से बात हुई कि भैया उन सभी चीजों का प्रोडक्शन अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना होगा जिन चीजों को हम अपने यहाँ पर इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, जिन चीजों को यहाँ पे प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है उसको हम सिर्फ इंपोर्ट किया करेंगे।
लेकिन हम लोगों को फूड ग्रेन्स अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस करने होंगे। और उसके पीछे दो डर भी थे हमारे कि क्यों हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें फूड ग्रेन्स अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस करने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड गोल में वो सेल्फ रिलायंस में क्या कहना चाहते हैं। सो सेल्फ रिलायंस उनका मतलब था क्या? उन्होंने कहा इट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू मीट द एसेंशियल नीड्स इन अ सस्टेनेबल मैनर। वो कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि आपकी सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी कि आप अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सको। अब बेसिक नीड्स में हम वही रोटी कपड़ा मकान इसी के बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेल्फ रिलायंट नहीं है। तो ये किसी भी पर्सन की एबिलिटी को शो करता है कि अगर आप सोशली और इकोनॉमिकली अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हो तो आप सेल्फ रिलायंट हो। सो सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी, और उस टाइम पे सेल्फ रिलायंस इसलिए बहुत जरूरी हो गया था बिकॉज टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। यार हम अभी अभी ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकले थे, अभी हमें आजादी मिली थी, और आजादी मिलते ही अगर हम फिर से उनके ऊपर निर्भर होने लग गए तो फिर से वो समय दूर नहीं होगा कि वो हमारे यहाँ पर आकर राज करना शुरू कर देते। तो हमें फॉरेन डिपेंडेंस को रिड्यूस करना था क्योंकि उस टाइम पे जो फूड ग्रेन्स था वो यूके से आता था। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो चुका था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा, वरना हम उन लोगों को एक दूसरा मौका दे देंगे अपने देश में घुसने का। दूसरी चीज टू रिड्यूस द फॉरेन इंटरफेरेंस। अब जब आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के चीजों का इस्तेमाल करोगे, आप फॉरेन कैपिटल का इस्तेमाल करोगे, आप फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, आप फूड ग्रेन्स भी उन्हीं से लोगे, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस हमारे देश में बना रहेगा। और ये थ्रेट था हमारे इंडियन सॉवरेनिटी को, यानी कि वो जो सुपीरियर अथॉरिटी वो फिर से आ जाती हमारे देश के ऊपर उनकी वजह से। तो इस चीज का डर हमें फिर से था। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हमें अपने कंधों को मजबूत करना है, खुद को हमें सेल्फ रिलायंट करना होगा, ताकि किसी भी तरीके से उन लोगों को दोबारा मौका ना मिले कि वो हमारे देश में वापस आ सके। तो सेल्फ रिलायंस हमारा तीसरा गोल रहा, ताकि हम बने आत्मनिर्भर और किसी भी तरीके से जो फॉरेन कंट्री है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, वो हमारी कंट्री पे आकर फिर से राज करना शुरू ना करे। तो दो मेन बातें थी जो सेल्फ रिलायंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती थी कि हमें रिड्यूस करनी थी फॉरेन डिपेंडेंस और रिड्यूस करना था फॉरेन इंटरफेरेंस। ठीक है जी, चलिए अब फोर्थ और लास्ट हमारा जो गोल था वो था इक्विटी का। अब यहाँ इक्विटी से हमारा मतलब क्या था? अब जब भी हम सुनते हैं ना इक्विटी तो हम कहते हैं इक्वालिटी, समानता, बट कहीं ना कहीं मैं इक्वालिटी और इक्विटी को एक जैसा नहीं मानती हूँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आज हमारे देश में जैसे कि अंबानी जो है वो अमीरों की गिनती में आते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सभी लोग अंबानी बन जाएं, सभी लोगों के घरों में उतना पैसा हो जितना अंबानी के घर में हो? नहीं। हम यहाँ पर इक्विटी से मतलब कहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास इतना पैसा तो हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, इसे कहते हैं इक्विटी। अगर देश में किसी भी तरीके का कोई फायदा हुआ है तो उस फायदे का तो वो फायदा देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो हमारे देश के विकास में, हम इक्विटी उसे कहते हैं। तो देखिए जरा इक्विटी से उन्होंने क्या बताया आपको। इक्विटी मीन्स टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी शुड बी अवेलेबल टू ऑल। यानी कि हमारा देश जब भी फल फूलेगा, हमारे देश का जब भी विकास होगा, तो उस डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो हर एक पर्सन तक पहुंचे, हम इसे इक्विटी कहते हैं। कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उस बेनिफिट को ले ना सके। It should be shared by all the citizens to promote the social justice। क्योंकि हम यहाँ पे सोशल जस्टिस चाहते थे, हम इसे कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि हमारे यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, उन सभी को हम अपने ग्रोथ प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बात हुई थी सोशल जस्टिस की। तो इक्विटी से उनका मतलब यही था कि यहाँ पर सभी लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है। It also emphasized that every Indian should be able to meet his and her basic need such as food, shelter, decent house and education। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि हम इक्विटी से ये कह रहे हैं कि हर एक इंडियन अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकता हो, चाहे वो खाने की नीड है, अपने आवास की नीड है यानी कि शेल्टर की नीड हो, चाहे एजुकेशन की नीड हो, हर किसी के पास इतनी तो चीजें होनी चाहिए।
इट ऑल्सो फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। और हम यही चाह रहे थे कि भाई ये जो इनइक्वालिटीज है कि गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, रिच ज्यादा रिच होता जा रहा है, ये जो पुअर और रिच के बीच का जो डिफरेंस है कि एक तो व्यक्ति हमारे यहाँ पर ऐसा है हमारे देश में जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खाने को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत है। तो ये जो एक गैप क्रिएट हो चुका था हमारे रिच और पुअर क्लासेस के बीच में, ये गैप ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना था, ये इक्विटी के गोल के अंदर कहा गया। अब ये गोल ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4th वाला जो गोल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। अ कंट्री कैन हैव द हाई ग्रोथ, एक कंट्री है उसकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इटसेल्फ, कंट्री के खुद के अंदर एक अच्छी खासी डेवलप्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। एंड ऑल्सो हैज मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी, और ऐसे ही कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी में है, जो गरीबी में है। तो क्या फायदा ऐसी ग्रोथ का, क्या फायदा ऐसे मॉडर्नाइजेशन का कि अगर आपके देश में इतनी ज्यादा गरीबी हो, अभी भी आपके देश में ऐसे लोग हो जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी ग्रोथ, ऐसे मॉडर्नाइजेशन का आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि बाकी के सारे गोल हमारे लिए बेकार है अगर इक्विटी का गोल पूरा नहीं हुआ तो। उन सारे के सारे गोल्स को पूरा हो जाने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इक्विटी का गोल पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस ग्रोथ का, उस मॉडर्नाइजेशन का हमें वो स्वाद ही नहीं होगा कि अगर मुझे ये दिख रहा होगा कि मेरे देश का एक इंसान ऐसा है जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है, मैंने बड़े बड़े बंगले बना लिए, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैंने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं होता कि अगर आपके अपने खुश ना हो उस पैसे से। तो यहाँ पर भी यही बात बोली गई कि यार ऐसे ग्रोथ, ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे मॉडर्नाइजेशन का क्या ही फायदा होगा जब आपके यहाँ पे पॉवर्टी इतनी ज्यादा है। तो इक्विटी का गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। तो हमने ये जो लास्ट के 2 गोल्स पढ़े, इसमें हमने क्या पढ़ा? एक ने कहा कि आपको आत्मनिर्भर बनना है, एक ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ये 4 हमारे गोल्स थे। पहला था ग्रोथ, जिसके बारे में आउटपुट को इंक्रीज करने के बारे में बात की गई। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा और अपने सोशल आउटलुक को भी चेंज करना होगा। तीसरे गोल ने कहा कि आपको बनना होगा सेल्फ रिलायंट, आपको, क्योंकि आप नहीं चाहते हो ना कि फिर से बाहर के लोग आके आपके ऊपर राज करें, तो खुद से आपको सारी चीजों को करना सीखना होगा। 4th ने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, सबके बारे में सोचना है, जितने भी लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर हमें सबका भला करना है। तो ये 4 मेन गोल्स थे हमारे 5 ईयर प्लान के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे खत्म। तो आज का हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से क्या क्या हुआ, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हमारे यहाँ पर, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।